Good afternoon to all. कोइंसिडेंटली जो ट्रेनिंग है वो दूसरे ट्रेनिंग के साथ कोइंसाइड हो रहा है। सो वी विल स्टार्ट। जो भी प्रेजेंट है मैं देख रहा हूँ कि दीव से काफी सारे लोग प्रेजेंट है और इसका रिकॉर्डिंग करते हैं और साथ में एक पीडीएफ कॉपी भी सब मेडिकल ऑफिसर को दी जाएगी जहाँ आपको वो जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो फॉलो करना है। एजेंडा ये है कि 10th ऑफ अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है, आप सबको पता है। इस बार का मेंटल हेल्थ डे का जो थीम है वो है वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट। और उसमें से भी जो मिनिस्ट्री से लेटर आया है इस इसमें भी हेल्थ फैसिलिटीज जो वर्क प्लेस है इसको प्रायोरिटाइज किया गया है और उनका जो स्टाफ है उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट ये पहली बार गवर्नमेंट ने सोचा है कि उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डिमांड्स की है, मेडिकल स्टूडेंट्स ने डिमांड्स की है फॉर द चेंजेस इन द लॉ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्टर्स। और जो हाल ही में कोलकाता का जो इश्यू हुआ, वहाँ भी बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स। जस्ट मोमेंट। तो इस वजह से ये जो मेंटल हेल्थ डे है इस वजह से ये जो मेंटल हेल्थ डे है ये पर्टिकुलरली वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर फोकस्ड है। और जो भी एक्टिविटी करनी है, आईसी एक्टिविटीज करनी है वो वर्क प्लेसेस में करनी है, स्टाफ के लिए करनी है। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में जो जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनके अंडर में या फिर जो इंचार्जेस है उनके अंडर में जो स्टाफ आता है उनके लिए ये सेशंस करने हैं। ऐसे मिनिस्ट्री से वो लेटर आया है। इसमें दो पार्ट है, एक है इंटरैक्टिव सेशन विद द स्टाफ और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में उनके साथ उनको अवेयर करना। इंटरैक्टिव सेशंस यानी क्या कि बहुत बार नहीं, हमेशा हम जो भी स्टाफ के साथ बातें करते हैं वो सब प्रोफेशनल बातें रहती है, वो सब काम की बातें रहती है। बहुत कम ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जहां हम एज अ पर्सन टू पर्सन हम बात करते हैं। बहुत कुछ फैसिलिटीज में मैंने देखा है कि बर्थडे सेलिब्रेशंस होता है या फिर जब ट्रांसफर होती है तो सेंड ऑफ सेलिब्रेशंस ये होते हैं, रिटायरमेंट का भी सेलिब्रेशन होता है। ये चीजें में हम थोड़ा सा पर्सनली एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, परंतु खास बातें करने के लिए स्टाफ के साथ विदाउट एनी प्रोफेशनल एजेंडा बहुत ही कम ऐसे चांसेस आते हैं। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर जो पहला मिनिस्ट्री के लेटर के अनुसार हमें सेशन करना है वो है इंटरैक्टिव सेशन, जहां हमें अपने स्टाफ के साथ बातें करनी है। और दूसरा सेशन करना है कि जहां उन्हें जो वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको उसके बारे में उन्हें जानकारी देनी है। तो इंटरैक्टिव सेशन कैसे करना है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम खुद का थोड़ा-सा वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में अपनी जानकारी थोड़ी-सी बढ़ाते हैं। स्ट्रेस सबको पता है, स्ट्रेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और वर्क प्लेस में हम 8 घंटे से ज़्यादा काम वहाँ करते हैं, बिताते हैं। 8 घंटे हम सोते हैं और हमारे दिनचर्या में तैयार होने में वगैरह 4 घंटे जाते हैं। घर में लोग सिर्फ़ एक्टिवली 4-5 घंटे ही बिताते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द एक्टिव लाइफ का जो समय है, वो वर्क प्लेस में ही बीतता है। तो वर्क प्लेस जो स्ट्रेस है, वो सिग्निफिकेंटली हमारे लाइफ पर असर करता है। ये स्ट्रेस क्यों आती है? तो जो स्ट्रेस आती है, वो इम्बैलेंस जब होता है अपने से
जो डिमांड्स अपेक्षित है, अपने से जो डिमांड्स हमारे ऊपर के लोग, आजू-बाजू के लोग करते हैं और उसको हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो करने में हमारी क्षमता क्या है, इन बारे में जब इम्बैलेंस होता है, तब हमें स्ट्रेस आता है। यानी क्या, मैं मेरे खुद के एग्ज़ाम्पल से मैं बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। मैं एज़ अ मेडिकल ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ और मेरे खुद के जो बॉस थे, वो चाह रहे हैं कि मैंने ये भी काम करना चाहिए, ये भी प्रोग्राम करना चाहिए, वो भी प्रोग्राम करना चाहिए, ये ट्रेनिंग करना चाहिए, वो ट्रेनिंग करना चाहिए, इतने टारगेट्स कंप्लीट करना चाहिए। ये मेरे ऊपर आने वाली डिमांड्स हैं और इस डिमांड्स को मैं मेरी जो क्षमता है कि इतने समय में मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं कोई सुपरमैन तो नहीं हूँ, तो मेरी क्षमता के अनुसार वो कुछ काम छूट जा रहा है, कुछ काम रह जा रहा है। तो मेरी डिमांड्स और मेरी क्षमता इसमें जब इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है, हो रहा है, तब मैं स्ट्रेस से गुज़रता हूँ, है ना? ये हर जगह है। मैं घर में हूँ, तो घर में मेरे फैमिली से मेरी जो अपेक्षा है, वहाँ इम्बैलेंस अगर हो रहा है और मैं जो उनको लिए समय दे पा रहा हूँ, जो मैं उनके लिए क्वालिटी टाइम दे पा रहा हूँ, वहाँ इम्बैलेंस हो रहा है, तो भी मैं स्ट्रेस से गुज़रूँगा। जो स्ट्रेस है, वो बहुत बार हर एक लोगों के लिए अलग-अलग होती है। जैसे आपका अगर स्टाफ है, तो एक स्टाफ के आप कुछ काम देते हैं, तो उसके लिए वो बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं है, वो आसानी से चुटकी में करता है। लेकिन उसी रैंक का दूसरा स्टाफ है, उसके लिए आप काम देते हैं, तो हो सकता है कि वो उसके लिए स्ट्रेसफुल हो। तो आपके लिए आपको लगता है कि इसमें ये तो आसानी से इसने करना चाहिए, ये तो उसके लिए स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता है। ये आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन वो पर्सन के लिए वही टास्क जो आपके लिए आसान लगता है या फिर बाकी लोग आसानी से कर रहे हैं, उसके लिए वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है, तनाव को सहन करने की और चीज़ों को करने की, ये अलग-अलग होती है। इसलिए स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज़ द सेम फॉर एवरीवन। वैसे देखा जाए तो स्ट्रेस अच्छा बात है कि स्ट्रेस होता है इसलिए हमें मोटिवेट होती है करने के लिए। जैसे अगर हमें टारगेट दिया गया है और वो टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं और वो टारगेट हमारे लिए एक स्ट्रेस बन जाता है कि अरे महीने के एंड में मुझे इतना-इतना काम कंप्लीट करना है, वो स्ट्रेसफुल होता है। वो हमें काम करने के लिए मोटिवेट भी करता है। परंतु वो स्ट्रेस अगर इतना बढ़ जाए कि वो टारगेट ही आपका वो 1 महीने की पूरी ज़िंदगी बन जाए और वो टारगेट के पीछे आपका लाइफ इम्बैलेंस हो जाए, वो टारगेट के पीछे आपका मन की जो शांति है, वो भंग हो जाए, तो फिर वो जो स्ट्रेस है वो हार्मफुल है। सो स्ट्रेस इज़ गुड परंतु दैट मोटिवेट परंतु जो ओवरवेलमिंग जो स्ट्रेस होती है, वो बहुत हार्मफुल होती है और उसका जो खामियाजा है शरीर पर और मन पर दोनों को भुगतना पड़ता है ना? स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या है? वर्क प्लेस में स्ट्रेस क्यों आती है? एक तो इनेबिलिटी टू कोप अप विद द डिमांड्स, ये हमने अभी बात किया। दूसरा कॉजेज़ ऑफ द स्ट्रेसर जो ये तो पर्सनल हमारा कॉज़ हो गया कि हमारी कैपेबिलिटी और डिमांड्स इनमें जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो स्ट्रेस होता है। परंतु जो स्ट्रेसर है, वो आजू-बाजू की जो परिस्थिति है, वो बहुतांश समय हमें स्ट्रेस पैदा करती है। बहुत बार मैंने देखा है जब मैं भी मेरे एज़ मेडिकल ऑफिसर मैं एज़ अ साइकियाट्रिस्ट जब मैं इसमें काम कर रहा था, बहुतांश लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और जो अ, रेगुलर भी है, उनको भी ट्रांसफर का स्ट्रेस रहता है और जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, उनको भी जॉब का स्ट्रेस रहता है। एवरीबॉडी इज़ हैविंग द इनसिक्योरिटी, देयर इज़ अ जॉब इनसिक्योरिटी कि जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है तो लॉस ऑफ जॉब है, इंक्रीमेंट नहीं होते हैं, महँगाई हर साल बढ़ती है 6.5% और यहाँ हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो बढ़ते नहीं है, वो वैसे के वैसे ये रहता है। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, जॉब इनसिक्योरिटी होती है, रिटायरमेंट के बाद में क्या, ये पता नहीं है, कब निकाले जाएँगे ये पता नहीं है और डॉक्टर को एस्टेब्लिश होने के लिए बाहर मार्केट में 3 साल लगते हैं।
So that is the job insecurity is there. In the same way, जो आप एज़ अ प्रोफेशनल आप कोई क्लिनिक डाल सकते हो, लेकिन आपके नीचे वाले काम करने वाले बहुतांश लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएँगे अपने मिड लाइफ में? सो जॉब इनसिक्योरिटी आल्सो कॉजेस द स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, फिर चिड़चिड़ापन यानी मूड स्विंग्स, नींद ना आना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती है उनके पर्सनल लाइफ में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, काम के समय में। अ, दूसरा स्ट्रेसर का कारण होता है इंटरपर्सनल रिलेशंस। हमारे बॉस के साथ हमारे रिलेशंस, हमारे जो कलीग्स हैं, उनके साथ रिलेशंस, हमारा जो नीचे का स्टाफ है, उनके साथ रिलेशंस, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कलीग है, वो काम नहीं करता है, उसका काम भी हमें करना पड़ता है। और बॉस जो है अपना जो रूटीन काम है, वो छोड़ के और बहुत सारे टारगेट्स, एडिशनल काम देते हैं। मल्टीटास्किंग ये वर्ड है आजकल के वर्ल्ड में, गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ कॉर्पोरेट में। सो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ-साथ में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन जॉब कंटेंट, कि आप कौन-सा जॉब कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है स्ट्रेस के लिए। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इसलिए मैं मेडिकल ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आप अपने खुद के स्टाफ से, नीचे के स्टाफ है, उनके पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं कि अगर आप सीनियर हैं और फिर भी आप यहाँ-वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं मिल रहा है, वो स्ट्रेसफुल रहता है। एज़ अ सीनियर आपको आपका जो फंक्शन है, वो नहीं मिल रहा है, वो स्टेटस नहीं मिल रहा है, वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। आपके नीचे के जो लोग हैं, उनको उनका काम जो है वो पसंद नहीं है, जो काम वो कर रहे हैं। जैसे वार्ड बॉय है और वो पेशेंट के गंदगी साफ कर रहा है, उनको वो पसंद नहीं है। हमेशा मैंने कॉन्फ्लिक्ट देखा है वार्ड बॉय और स्वीपर को। स्वीपर और सिस्टर के बीच में भी, कि जो गंदगी है, जो वोमिटस है, जो एक्सक्रीटा है, उसको कोई भी क्लीन करने को तैयार नहीं रहता है। सो दिस इज़ द जॉब कंटेंट, दैट वो जॉब कंटेंट अगर हमें पसंद नहीं है, तो भी हम वर्क प्लेस में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। जॉब बेनिफिट्स, अगर जॉब से हमारा पर्सनल लाइफ में बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। जैसे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं होता है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी कभी-कभी एकदम 6-6 महीने के 4-4 5-5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद में हो जा रही है। तो भी ये स्ट्रेस के सामना लोग करते हैं। और ये आप आराम से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अपने लोग। मैंने देखा है कि मेरे अंदर नीचे की जो स्टाफ है, जब सैलरी 3-3 महीने नहीं होती है, तो बहुत ही वो क्राइसिस में आ जाता है। तो थोड़ा-सा एम्पैथी हम रखते हैं, तो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अपना स्टाफ स्ट्रेस में है। अगर हम वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, तो इससे फ़ायदा किसको है? फर्स्ट थिंग इज़ दैट वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, इससे फ़ायदा दोनों को है। जो स्टाफ है उनके लिए भी है, और जो उनके ऊपर बैठा हुआ बॉस है, उनके लिए भी इसमें फ़ायदा है। स्टाफ के लिए क्या फ़ायदा है कि अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, तो उनको वो हेल्दी लाइफ़ जी पाएँगे, अपनी लाइफ़ को अच्छी तरह से जी पाएँगे, वर्क और लाइफ़ में बैलेंस कर पाएँगे। और एम्प्लॉयर को ये फ़ायदा है कि उनके स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वो अच्छे से प्रेशर हैंडल करके अच्छे से आउटपुट, ज़्यादा बेटर आउटपुट वो दे पाएगा। सो बेनिफिट्स ऑफ वर्कप्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट ये है। वैशाली जी, नीचे-नीचे जाइए आप, अलोंग विथ माय फ्लो आप काफ़ी ऊपर आपने ये किया है। बेनिफिट्स ऑफ वर्कप्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, यस। कॉजेस के नीचे जाइए, यस, और नीचे जाइए। हाँ, यस। ओके, तो इसमें ये विन-विन सिचुएशन है। अगर जो बॉस है, वो बॉस वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट की केयर करता है, तो ये उसके लिए भी अच्छा है और स्टाफ के लिए भी अच्छा है। और यही थीम है इस बार के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का।
नेक्स्ट तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, वो कैसे की जाए? इस डायरेक्टली हम इस विषय पर आते हैं। ये आपको सब खुद को समझना होगा सो दैट आप अपने स्टाफ को भी ये बता सकते हैं। देखो 2 ही चीज़ है, अगर मैं हूँ, तो समझो मेरा जॉब इनसिक्योर है। मुझे टर्मिनेट मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब है और बस मुझे अभी टर्मिनेट होना है, 1 महीने का मुझे नोटिस पीरियड दिया गया है और मुझे टर्मिनेट होना है। मैं स्ट्रेस में हूँ, ओके? तो मेरी खुद की एक रिएक्शन है स्ट्रेस में और मेरी आजू-बाजू की परिस्थिति जहाँ मुझे जॉब इनसिक्योरिटी और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो रही है। ये परिस्थिति ये 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ मेरी खुद की रिएक्शन कि अरे! अचानक मैंने इतने सारे साल इस पब्लिक सर्विस में दिए और उसके बाद में आज मुझे टर्मिनेट किया जा रहा है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ़। दूसरा, इसकी जो मेरी इमोशनल रिएक्शन होगी वो एक है और दूसरा मेरी परिस्थिति है कि मैं अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में आने वाला हूँ। मैं अभी एक मिड लाइफ क्राइसिस में आने वाला हूँ। मैं अपने फैमिली को मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बाल-बच्चों की, उसको मैं कैसे निभाऊँगा? मैं मेरे होम लोन, कार लोन कैसे चुकाऊँगा? सो मेरी परिस्थिति है और मेरी खुद की रिएक्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे मेरी खुद की रिएक्शन को मैनेज करना पड़ेगा और दूसरा इस परिस्थिति को भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, उसके 2 ही कंपोनेंट है कि अपने आप को मैनेज करो, है ना? अपनी खुद की रिएक्शन को मैनेज करो और दूसरा कंपोनेंट अपनी सराउंडिंग में जो क्राइसिस सिचुएशन है, उस क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करो। ओके? यही आपको आपके स्टाफ को भी समझाना है। देखो बहुत बार स्ट्रेस जो है अपने हाथ में नहीं है, वो स्ट्रेस तो इनएविटेबल है। वो लाइफ रहे, आपकी पर्सनल लाइफ रहे, आपकी फैमिली लाइफ रहे या फिर आपकी सोशल लाइफ रहे या फिर आपका ये वर्क प्लेस लाइफ रहे। स्ट्रेस तो आना ही है और आपका बॉस जो है वो आपके पीछे एक शेर बन के या फिर एक राक्षस बन के वो खड़ा रहने वाला है। और आपके नीचे वाले जो लोग हैं, वो भी आपको एक राक्षस समझते हैं, जो हमेशा आपको खाने के लिए भूखा पड़ा है, हमेशा आपके पीछे लगता है। तो ये तो होना ही है। व्हाट इन आवर हैंड इज़ टू कोप अप, व्हाट इन आवर हैंड इज़ टू कोप अप ये समझना होगा। बहुत बार मैंने देखे हैं, खास करके जो स्टाफ है, जो अनएजुकेटेड नहीं बोलूँगा कि जो हमारा नीचे वाला जो स्टाफ है, खास करके क्लास 4 they do not take responsibility of stress management on their own. वो हमेशा ब्लेम करेंगे, बॉस को ब्लेम करेंगे, आजू-बाजू के लोगों को ब्लेम करेंगे जब वो वर्क प्लेस स्ट्रेस से होते हैं। परंतु साइंस ये कहता है बिहेवियरल साइंस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी करके जो थ्योरी है, वो थ्योरी ये करती है, हम जो डिस्टर्ब होते हैं, हम जो स्ट्रेस में आते हैं, उसके लिए हमारी सराउंडिंग कितने भी चाहे क्राइसिसफुल हो, कितने भी चाहे बुरी हो, विपरीत हो, जो रिस्पॉन्सिबल थिंग होती है वो हमारी कोपिंग एबिलिटी होती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अगर मेरे आजू-बाजू में कुछ भी हो रहा है और ये मेरा स्कल है, खोपड़ी है, ये सब बंद है ना? कान और जो आँखें हैं, वो सिर्फ़ ये प्रकाश को डाल रहा है, ये आवाज़ को डाल रहा है। लेकिन ये जो खोपड़ी है, यही इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करती है। तो मेरे खुद में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, इमोशनल रेगुलेशन में, थॉट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं स्ट्रेस में आता हूँ। नॉट कि बिकॉज़ सराउंडिंग में ऐसी है। ये जो सराउंडिंग है, इसमें क्राइसिस सिचुएशन है, इस वजह से नहीं। क्राइसिस सिचुएशन कुछ भी रहे, स्ट्रेस में आना, न आना, ये सर्वस्वी हमारी एबिलिटी होती है, कोपिंग एबिलिटी होती है। वो निर्भर करती है। उसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति स्ट्रेस में आएगा, उसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति स्ट्रेस में नहीं आएगा। मैं जब इसमें था, प्रोग्राम में था, यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ, तो बहुत सारे जो क्लिनिशियन थे, वो टर्मिनेट हो गए थे। तो जिस दिन या फिर उन्होंने रिज़ाइन दिया था। जिस दिन मैंने रिज़ाइन दिया और मैं बाहर आया सर्विस से, तो मैंने उस दिन सेलिब्रेट किया।
काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो गए, काफ़ी लोग एनॉयड हो गए। मैंने उस दिन केक काटा और वो स्टेटस पे रखा कि दिस इज़ माय रिटायरमेंट। सो दैट डिपेंड्स कि मैंने उसको अंदर नहीं आने दिया। सिचुएशन मेरे लिए भी क्राइसिसफुल थी, सबके लिए भी क्राइसिसफुल होता है। ये तो वर्क प्लेस की छोड़ो, लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ क्राइसिस है, क्राइसिसफुल सिचुएशन होती है कि हमने इतना करने के बाद में अचानक कुछ ऐसा होता है और नए सिरे से सब कुछ हम करना हम बीज लगाते हैं, बीज बोते हैं, वो उसका बड़ा वृक्ष होते हैं, फल लगते हैं और सडनली कोई आता है, फल तोड़ के और पेड़ तोड़ के चला जाता है। ये हमारे लिए बहुत क्राइसिसफुल सिचुएशन होती है। लेकिन ये जो क्राइसिस है, उसको हमारे सर में नहीं जाने देना, ये सर्वस्वी हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को कोप अप कर पाएँ, है ना? तो ये कांसेप्ट अपने स्टाफ को समझाना ज़रूरी है कि अगर आपको वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, तो वो जवाबदारी हमारी खुद की है। यानी हमारे खुद का इंडिविजुअल वो जवाबदारी है कि अपनी रिएक्शन को मैनेज करना और अपने सराउंडिंग को मैनेज करना। यानी अपने सराउंडिंग के साथ अपने आप को ढालना। कैसे हम बताते हैं? तो सबसे पहले कोपिंग स्ट्रैटेजी टू डील विथ द स्ट्रेस रिएक्शन, यानी अपनी खुद की जो स्ट्रेस रिएक्शन है, उसके साथ कैसे कोप अप करना। तो पहली बात ये करना है, एक्सप्रेस योर इमोशंस। अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अपने में सीमित मत रखिए। कभी भी जब भी हम स्ट्रेसफुल होती है, उसे बाहर निकालिए। गुस्सा आता है, दुःख होता है, हर्ट होता है, हमारी इमोशन डिस्टर्ब होती है। गुस्सा आता है तो बॉस के सामने मत निकालिए। गुस्सा आता है तो किसी को आप अपना रिश्तेदार, जो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, उसको फ़ोन करके बोलिए, ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे इस बारे में गुस्सा आ रहा है। गुस्सा जो है वो नेगेटिव इमोशंस है, वो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है, वो डिस्ट्रक्शन कर सकती है। लेकिन एक्सप्रेसिंग दैट, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये आपके लिए रिलीविंग हो सकता है। वो गुस्सा आपको रिलीव कर सकता है उसके डिस्टर्बेंस से। दुःख हो रहा है, हर्ट हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, कलीग के साथ आप किसी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आया, तो अपनी इमोशंस को हमने एक्सप्रेस करना चाहिए। मेल जो पर्सन है, मेल जो स्टाफ है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से गुज़रते हैं, ऐसे मैं समझता हूँ, जिसको हमेशा दुर्लक्ष्य किया जाता है। स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है, वो मेल पर्सन को ज़्यादा होती है और लेडीज़ के मुकाबले। ये जो मैं कह रहा हूँ, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ? पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी जो सुसाइड्स होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड जो होती है, वो मेल पर्सन्स की होती है। जो फीमेल है, उनमें एक इन्नेट कोपिंग एबिलिटी होती है, एक सहन शक्ति उनमें होती है। दे कैन टॉलरेट। मेल पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो ये मेल की कमज़ोरी है ना? ये मेल पर्सन की कमज़ोरी है कि वो इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता है, व्हेयरएज़ फीमेल वो टॉलरेट करती है, उनमें सहनशीलता, इन्नेट सहनशीलता होती है। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, तो मेल पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो जो अपना ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो ये मेल पर्सन इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करता है? वो जाता है बार में और दारू पीता है, फिर दोस्तों के सामने बोलता है और बीवी के सामने बोलने लगता है। तो दारू एक प्रकार वेंटिलेशन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि दूसरे दिन भूल जाता है, तो ये वर्क नहीं करेगा। सो डोंट ड्रिंक। नशे का सहारा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल मत लीजिए। अपनी भावनाओं को किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन, आपका दोस्त, इनके साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। आप अपने मिसेज़ के साथ, हस्बैंड के साथ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप डायरी लिख सकते हैं, इवन सिंपल लिखना कि आज ऐसे-ऐसे हुआ, इस वज़ह से मैं आज हर्ट हुआ, मैं स्ट्रेस में था। ये लिखना भी रिलीविंग होता है। वो उसको चैनलाइज़ होना चाहिए, अंदर की जो भावनिक टर्मॉइल है, जो प्रेशर कुकर है, उसकी सीटी बजनी चाहिए और भाप बाहर निकलनी चाहिए। वो बोलने से निकल सकती है, वो लिखने से निकल सकती है। या फिर 14416, ये टेलेमानस हेल्पलाइन है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24/7 है, उनको फ़ोन कर सकते हैं और जो भी स्ट्रेस है उसके साथ उसको आप शेयर कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर आपका नंबर वहाँ नहीं छलकेगा,
आप कौन हैं? आप डॉक्टर हैं कि उसी हॉस्पिटल का स्टाफ है, कोई मायने नहीं रखता है। कोई आपको नाम अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आपका फ़ोन नंबर भी नहीं दिखेगा। सो डोंट हेजिटेट टू कॉल 14416। तो कोपिंग स्ट्रेटजी में पहला हमने देखा एक्सप्रेस द इमोशंस। दूसरा होता है आइडेंटिफाई, चैलेंज एंड चेंज द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट्स। देखो ये थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक पार्ट है, जहाँ हम अपने थॉट्स को बदल के अपने इमोशंस को बदल सकते हैं। जो थॉट जो लोअर स्टाफ है, उनको ये थोड़ा-सा समझाना मुश्किल हो जाएगा, परंतु आप ये समझने की पूरी कोशिश करो और ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत काम में आएगा, मेरे खुद के लाइफ के लिए बहुत काम में आया। हमेशा हम जो डिस्टर्ब होते हैं ना, हम डिस्टर्ब हमारे इमोशन से होते हैं। हमारी भावना कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, भड़क जाती है। गुस्सा आएगा, दर्द आएगा, दुःख हो जाएगा, इंसल्टिंग फ़ील हो जाएगा। ये जो नकारात्मक भावना है वो भड़क गई है, उस वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन उस भावना के पीछे एक थॉट रहता है, हमेशा। हम उसके ऊपर फ़ोकस नहीं करते हैं। ये मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगा। जब मैंने ये सीखा, तो हमेशा मैं ईच एंड एवरी सिचुएशन में इसी टेक्निक से एनालाइज़ करता हूँ। इसको कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक बोलते हैं। यानी क्या, पहले तो आप अपनी भावनाओं को आइडेंटिफ़ाई करो कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे दुःख हो रहा है। फिर उस भावनाओं के पीछे का थॉट, मुझे किस वजह से, किस विचार से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, वो थॉट को समझने की कोशिश करो। फिर वो थॉट को अगर आप समझे, तो उस थॉट को कटघरे में खड़ा करो। जैसे कोई आप कोर्ट रूम में किसी की आप पेशी लेते हो, वैसे कटघरे में वो थॉट को खड़ा करो कि ये थॉट सच में रैशनल है या फिर इर्रेशनल है, सही है या फिर फालतू है। तो बहुत बार आपको वो जो थॉट है, वो इर्रेशनल लगेगा, वो फालतू लगेगा, वो फॉल्टी लगेगा। फिर उस थॉट को आप करेक्ट करो, तो अपने आप आपकी इमोशंस करेक्ट होगी। ये थोड़ा-सा समझने के लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा। मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से। जैसे मुझे एक बॉस ने डाँटा, स्कोल्ड किया, "ए तू फालतू टाइम पास करते रहता है, तू कामचोर है, ये टारगेट था, ये तूने नहीं किया।" एकदम मेरी डिग्निटी को एज़ अ डॉक्टर, मेरी डिग्निटी को लो रखकर भी उसने मुझे डाँटा, ठीक है? तो डाँटने की वजह से मुझे क्या हुआ, मेरे जैसे ही डिग्निटी पर ये हुआ और उसने मुझे ऐसे डाँटा, सबके सामने डाँटा वो भी, उस वजह से मेरा मैं डिस्टर्ब हो गया। मुझे इंसल्टिंग फ़ील हो गया, नेगेटिव इमोशंस आई। अभी इस इंसल्टिंग फ़ील होने में नेगेटिव इमोशन के पीछे एक थॉट था जो मैंने खोजा, सोचने की मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे इंसल्टिंग फ़ील हो रहा है, मुझे क्यों इंसल्टिंग फ़ील हो रहा है? कि इसलिए कि मेरा बॉस, माय बॉस ऑलवेज़ स्कोल्ड मी, ही थिंक दैट आई एम कामचोर और उस वजह से शायद मेरा जॉब चला जाएगा। ये मेरा थॉट हो सकता है। तो ये जो थॉट है, ये थॉट को आपने कटघरे में खड़ा करना है कि ये थॉट क्या मेरा रैशनल है, इर्रेशनल है? तो हम जब कटघरे में खड़ा करेंगे उसे और उसकी रैशनैलिटी को टेस्ट करेंगे, प्रूफ माँगेंगे कि क्या मैं सच में कामचोर हूँ? क्या मेरा बॉस सच में हर समय स्कोल्ड करता है? क्या मेरा स्कोल्ड करना यानी मेरा जॉब जाना ऐसा है? तो फिर हमें कुछ सच्चाई पता चलेगी कि पहली बात, जैसे मेरा बॉस हमेशा स्कोल्ड करता है ऐसा नहीं है। जब-जब उसने दिए हुए टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं तब स्कोल्ड करता है, हमेशा नहीं करता है। तो ये हमने करेक्ट किया। तो दूसरी बात, जो मेरा बॉस मुझे बहुत ही लो डिग्निटी देता है या फिर कामचोर काइंड ऑफ समझता है। इस प्रकार से ये थॉट है जो डिस्टर्बिंग था, उस वजह से मेरी इमोशन डिस्टर्ब हो गई थी। तो मेरे दिमाग में उसको करेक्ट करूँगा, मेरा बॉस क्या गॉड है? मेरा बॉस क्या भगवान है? क्या वो परफेक्ट पर्सन है? उसमें भी क्या कमी नहीं है?
तो वो अगर मुझे ऐसे भी समझता है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? दिस इज़ द करेक्शन और ये करेक्शन आएगा तो आपको आपकी इमोशन डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कितना भी कामचोर बोले या फिर कुछ बोले, बिकॉज़ आपने अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं, थ्रू आउट मंथ मैंने बेस्ट ऑफ माय रिसोर्सेस काम किया है। मेरे से, मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से, मेरे आजू-बाजू के स्टाफ से जितना बेस्ट हो सकता है, उतना मैंने काम किया है। वो कॉन्फिडेंस अगर है, तो ये मेरी भावनाएँ डिस्टर्ब नहीं होंगी। भले ही बॉस मुझे विदाउट डिग्निटी हुए कुछ बोल रहा है ना? तो हमें क्या करना है, वहाँ करेक्शन करना है। पहले क्या करना है, इमोशन जो डिस्टर्ब इमोशन है उसे आइडेंटिफाई करना है। फिर वो डिस्टर्ब इमोशन हमेशा थॉट से जुड़ी हुई रहती है, जो थॉट हमें हमारी इमोशन को डिस्टर्ब करता है। वो नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करना है। फिर उस नेगेटिव थॉट को आप कटघरे में खड़ा करना है। कटघरे में खड़ा करने पर उसकी रैशनैलिटी और इर्रेशनैलिटी वो हमें उसकी टेस्ट करनी है और अगर वो इर्रेशनल है, तो आपको उसको सही करेक्ट करना है और वो करेक्ट हो जाएगा, फिर अपनी भावनाएँ भी करेक्ट हो जाएगी। अपनी भावनाएँ करेक्ट हो जाएगी, तो हमारा डिस्टर्बेंस भी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। है ना? ये खास आपके लिए है, इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, जो अक्सर हम पेशेंट को जो स्ट्रेसफुल पेशेंट है, उनको देते हैं और ये तभी लोगों को काम करेगी जो लोग इंटेलेक्चुअल है, जो अपना माइंड में थॉट्स और इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सभी कोई कर सकते हैं जब भी आप स्ट्रेस में हैं, अपने पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं, वो है टेक केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ। एड एक्सरसाइज 30 मिनट जब भी हम मैंने देखा है मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं पेशेंट्स आते हैं जब भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं वो कुछ नहीं रहते करते हैं वो पलंग पर पड़े हुए रहते हैं जबकि उसी समय में एक्टिव रहना जरूरी है जबरदस्ती से एक्सरसाइज करना जरूरी है एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे सेंस ऑफ वेल बीइंग होता है ये साइंस ने तो प्रूव कर दिया है एंडोर्फिन रिलीज होता है और अपने बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाती है और स्ट्रेस कम हो जाता है तो हमेशा तो एक्सरसाइज करनी है टू प्रिवेंट द स्ट्रेस एज वेल एज इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऑलवेज एज एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है सबसे बेहतर एक्सरसाइज अगर आप मिड लाइफ में हैं तो सबसे बेटर एक्सरसाइज है कि गुड फॉर अ वॉक इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक 30 मिनट ब्रिस्क वॉक ना चलना है ना दौड़ना है फास्ट चलना है जिससे हमारी सांसें फूले जिससे दिल की धड़कन बढ़े थोड़ा सा हमें पसीना जैसा आए ये जो वॉक है ये बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग होता है और एक्टिवेटिंग होता है सर हम खाना खाने के बाद तो चलते हैं खाना खाने के बाद में चलना यानी एक्सरसाइज नहीं है वो खाने का पाचन करना है हमेशा एक्सरसाइज तभी कहलाएगी जब हमारी सांसें फूल रही है जब हमारी दिल की धड़कन बढ़ रही है या फिर हमें थोड़ा-सा पसीना आ रहा है। सो दैट एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत स्ट्रेस रिलीविंग होती है। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं सर हम तो योगा करते हैं। ओके योगा करते हैं तो एज़ अ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए योगा इज़ नथिंग बट द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ इज़ नॉट द एक्सरसाइज़ जो 30 मिनट जिससे आपको फ़ायदा हो आपके मेंटल वेल बीइंग के लिए वो योगा एक्सरसाइज़ नहीं है। हाँ, योगा का पार्ट जो प्राणायाम है जिसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, वो आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काम आएगा। बट अब योगा करना यानी जस्ट मेरे हिसाब से वो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसका इफेक्ट आपको एज़ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट योगा यानी बैलेंस होता है इनफैक्ट योगा यानी एक्सरसाइज नहीं होता है, योगा यानी बैलेंस। सो आपका मन को रिलैक्स रखने के लिए योगा एंड प्राणायाम ये ज़रूर काम करेंगे बट एक्सरसाइज इज़ द एक्सरसाइज जहाँ साँस फूले और दिल की धड़कन बढ़े। स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो या फिर स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए हो, तो अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ना चाहिए। इनफ स्लीप लेना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है, जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम सोते नहीं हैं। हम अपने आप को फिर मोबाइल में देखते रहेंगे, और सोचते रहेंगे। तो बेस्ट वे है कि आपकी 7-8 घंटे की नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। क्या करना है? अगर नींद नहीं आ रही है, तो सिंपल वहाँ से उठिए, बेड से उठिए और चेयर पे बैठिए और चेयर पर किताब पढ़िए। कौन-सी किताब? स्टोरी लाइक सिंपल स्टोरी लाइक बच्चों की स्टोरी लाइक की जैसे जो ये है किताबें हैं वो मैं पढ़ता हूँ।
मेरे बच्चा जो है उसकी जो स्टोरी वाली बुक्स है वो मैं पढ़ता हूँ। आई एम द साइकियाट्रिस्ट बट आई डू दिस थिंग्स जो बच्चे की स्टोरीज़ मैं पढ़ता हूँ, जिससे मेरा दिमाग जो है बिल्कुल हल्का-फुल्का रहता है। वो स्टोरी पे बिज़ी रहता है, तो बाकी के नेगेटिव थॉट्स पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और मेरी आँखें और वो किताब इससे स्ट्रेन जनरेट होता है आँखों पर, फिर जब मुझे आँखें भारी होती है, तब मैं बेड पर जाता हूँ। और यही चीज़ साइंटिफिक है, यही चीज़ करना है। मोबाइल हमारे दिमाग को एक्टिवेट करता है जो चेंजेस जो ब्लू रेज़ है वो दिमाग को एक्टिवेट करता है, दिमाग को लगता है कि दिन ही है, रात नहीं है और वो अलर्टनेस उसका बढ़ जाता है, साथ में वीडियोज़ देख रहा है तो सीन चेंज होते हैं, नए-नए वीडियोज़ पॉपअप होते रहते हैं जो अल्युरिंग होते हैं और हमारी नींद उड़ जाती है। इसीलिए 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, साथ में नींद अगर नहीं आ रही है, तो किताब स्टोरी लाइक बुक्स पढ़नी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए उन दौरान। क्योंकि बहुत बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक तो हम कम खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्वीट खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो न्यूट्रिशियस फूड है, वो लेना चाहिए। अपने मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए। रेगुलर बेसिस में भी अगर आप काम पर आ रहे हैं तो इनफ ब्रेकफास्ट करके आप आ रहे हैं और उसके बाद में आप ओपीडी में बैठ रहे हैं, आप देन दोपहर को अच्छा-सा लंच ले रहे हैं। ये होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे भी आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऐसा भी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आप खा सकते हैं। तो अपने मील्स को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए। काम के बहाने ये इतना काम करना है, उतना काम करना है और उसके लिए मील स्किप कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको प्रोडक्टिव रहेगा। ये कहीं न कहीं अपना टोल टैक्स लेगा, आपके बॉडी पे लेगा या फिर आपके मेंटल हेल्थ पे लेगा ही लेगा। देन अपनी फिजिकल जो हेल्थ है अ, उसके बारे में ये हो गया। अभी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में क्या-क्या करना है? सो मेंटल उस समय में क्राइसिस सिचुएशन में भी और प्रिवेंशन में भी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी, प्रिवेंशन में। तो फर्स्ट थिंग इज़ द एक्सप्रेस योर इमोशंस। जैसे हमने बात किया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, अपने उसको शब्दों में बयाँ कीजिए, फ़ोन कीजिए किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को, दोस्त को या फिर वो लिखिए, कागज़ पर उसको उतारिए। और अपने प्रेशर कुकर का प्रेशर कम कीजिए। देन एम्ब्रेस योरसेल्फ, ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे मैंने अपने लाइफ में फ़ील किया है कि दूसरे के बिहेवियर वर्क प्लेस स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि दूसरों के बिहेवियर से कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, जो बॉस है वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि कोई आपकी इज़्ज़त ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। शायद बॉस का जो नज़रिया होगा वो ऐसा नहीं होगा, पर हमें उनका जो टोटल एटीट्यूड और टोटल बोलने की स्टाइल, टोनिंग उससे लगता है कि मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। एम्ब्रेस योरसेल्फ, चेरिश द यूनिकनेस। आप ही हो, आपको दुनिया में आपके कॉम्पिटिशन में कोई नहीं है और आप जो भी हो वो सही हो, जो भी हो वो अपने रिसोर्सेस में अपनी जगह पर सही हो। ये थोड़ा-सा रहना चाहिए, इस वजह से दूसरों लोगों का जो बिहेवियर है, वो अपने ऊपर हावी नहीं होता है। अगर मेरा टारगेट्स है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ, मेरा 100% दे रहा हूँ, तो लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। तो मेरे में स्ट्रेंथ भी है, वो शायद टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पेशेंट्स के जो मैं डील कर रहा हूँ, वो पेशेंट को मैं अच्छी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है ना? तो मेरी स्ट्रेंथ और मेरे वीकनेसेस वो मुझे पता होना चाहिए और मैंने दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन और आई लव माय स्ट्रेंथ, आई लव माय वीकनेसेस। मैं इनएडिक्वेट पर्सन हूँ, आई एम नॉट द परफेक्ट, आई एम इनएडिक्वेट और मैं इनएडिक्वेट, आई लव माय सेल्फ, आई एम्ब्रेस माय सेल्फ। मैं मेरे से खुद से प्यार करता हूँ। तो जो 2 बाकी के लोग अगर कलीग्स हैं या फिर ऊपर के लोग हैं, वो अगर मुझे ऐसे फ़ील करवाते हैं, तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और इस वज़ह से मेरा उसके ऊपर हर्टिंग वाला परिणाम नहीं होता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट, ऐसा ही आपका जवाब रहेगा और ऐसा ही आपका एटीट्यूड रहेगा। आप हर्ट नहीं होंगे। दूसरी बात, फाइंड ग्रैटिट्यूड। बहुत बार हम स्ट्रेस में आते हैं कि मेरा जॉब जो है वो रिवार्डिंग नहीं है, मेरा जॉब जो है वो इंक्रीमेंटल नहीं है, मैं लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टक अप हो गया हूँ, शायद मैं यहाँ ना करते हुआ मैंने कुछ जॉब कर रहा होता, दूसरा कुछ बिज़नेस कर रहा होता तो ज़्यादा ये बेहतर होता, ऐसा होता है। यहाँ हम
जब ऐसे सोचते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हम यहाँ निग्लेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट में जब भी आने के बाद में हमें बहुत बार एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ मेडिकल ऑफिसर हमें लगता है कि मैंने बहुत गलती की। वो मेरे कलीग देखो प्राइवेट प्रैक्टिस में कितना कमा रहे हैं, कितना लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हैं और टैक्स भी नहीं भर रहे हैं। और हम गवर्नमेंट में रहते हैं, एक तो 30% टैक्स भी निकल रहा है और साथ में कुछ वहीं के वहीं स्टक अप हो गए हैं, इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं है, ऐसा फ़ील होता है। परंतु ऐसा नहीं है। प्रोबेबली वो पर्सन भी कुछ पॉजिटिव थिंग जी रहा है, कुछ नेगेटिव थिंग भी जी रहा है। आप भी पॉजिटिव थिंग जी रहे हैं, नेगेटिव थिंग भी जी रहे हैं। ग्रैटिट्यूड यानी क्या? अपने आजू-बाजू की पॉजिटिव थिंग को पहचानो, आइडेंटिफाई छोटी-छोटी चीज़ें होती है कि ओके इट्स अ गवर्नमेंट जॉब एंड बट आई बिकॉज़ ऑफ दिस आई कैन एबल टू गिव टाइम फॉर माय चाइल्ड, फॉर माय वाइफ, फॉर माय फैमिली। मैं थोड़ा-सा अपने लिए समय निकाल पा रहा हूँ। और जो शायद मेरा प्राइवेट प्रैक्टिशनर दोस्त है, वो सिर्फ़ 24 घंटे में से 8 घंटे घर में रहता है और 7 घंटे सोता है। उसको अपने बच्चों के क्या पढ़ाई चल रही है, बच्चों के साथ वो खेल नहीं पा रहा है, बीवी के साथ घूम नहीं पा रहा है, सब कुछ होते हुए भी। सो कुछ पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। ग्रैटिट्यूड यानी वो पॉज़िटिव चीज़ें जो है, उसे आइडेंटिफ़ाई करना, वो ग्रैटिट्यूड है। और उसको गॉड को थैंक बोलना, उसको एप्रिशिएट करना। आपके आजू-बाजू के लोग होते हैं, वो लोग भी बहुत बार आपको सपोर्टिव होते हैं और वो उन लोगों को भी आप थैंक उन लोगों से भी आप थैंकफुल रहना। ये भी एक ग्रैटिट्यूड है। तो ग्रैटिट्यूड यानी क्या? तो हमारी जो सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को पहचानना और पूरा नेगेटिव पे फ़ोकस ना करते हुए सकारात्मक को पहचानना। देन अपना जो रूटीन है, वहाँ रेगुलर ब्रेक लो। एक बात ऐसी है कि 90 यानी 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में ऊपर आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा 5 से 10 मिनट के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। जब यहाँ में हम सब मेडिकल ऑफिसर विनोद बीबीसीएच में आए थे, तो वहाँ एक टीवी रखा था डॉक्टर्स रूम में। तो बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ बैठते थे और वहाँ फिर जो वहाँ के जो बॉस थे उन्होंने वो टीवी भी निकाल दिया वहाँ। बट दैट वो जो बैठना था वो मुझे लगता है ऐसा है कि वो बहुत ही उसका फ़ायदा वो टीवी का फ़ायदा पेशेंट्स को भी होता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था कि जहाँ ओपीडी छोड़ी है और वो आदमी टीवी के सामने बैठा है, ऐसा नहीं होता था। वहाँ बराबर जब एक पर्सन ओपीडी में है, दूसरा पर्सन वहाँ 5 मिनट के लिए 10 मिनट में ऐसे जाता था और वो ज़रूरी होता था। और वो टीवी हटने के बाद में फिर मैंने देखा कि जो मेडिकल ऑफिसर्स है, वो कैंटीन में जाते थे फॉर द हैव कॉफ़ी ब्रेक और हैव सम स्नैक्स वो ब्रेक लेना ज़रूरी था। अगर 9 बजे ओपीडी शुरू होती है और 1 बजे होता है, तो 11 बजे एक ब्रेक तो बनता ही है और वो ब्रेक विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते थे। कोई भी वहाँ रिस्पॉन्सिबल मेरे नज़र में तो नहीं आया कि ओपीडी बिल्कुल नहीं है और वहाँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता था। दे वर मैनेजिंग और शायद उसका फ़ायदा 11 बजे से ब्रेक लेने के बाद में पर्सन जो 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके कॉफ़ी पी के, स्नैक्स लेके वो जब वापस आता था तो अपने पेशेंट्स को भी वो जस्टिफ़ाई अच्छे तरीके से कर सकता था। सो दिस इज़ व्हाट द साइंस इज़। This is what the science is. Each and everything what I am telling here is the science. निमांस बेंगलोर की गाइडलाइंस है, निमांस बेंगलोर के कुछ अ, उन्होंने पब्लिश किए हुए कुछ पेपर्स है, वहाँ ये सब कुछ दिया हुआ है। सो देन स्पेयर टाइम साथ में ब्रेक अपने रूटीन लाइफ में भी लेना है, कि जहाँ आप काम करके आए उसके बाद में आप फैमिली में आप फैमिली का काम करेंगे ऐसा नहीं। काम करने आने के बाद में घर में आप आते हैं तो गाना सुनिए, म्यूज़िक सुनिए जो आपको पसंद है, वो एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, शॉवर लीजिए, बाहर घूमने जाइए, दोस्तों से मिलिए एंड देन कम टू होम। वो जो 1 घंटा है, वो अपने लिए भी वो ब्रेक लेना अपने रूटीन से, खुद के लाइफ़ के लिए, खुद के पैशन के लिए, खुद के प्लेज़र के लिए, वो ब्रेक यानी वो बार में जाके बैठना, वो ब्रेक नहीं है। वो और ज़्यादा टोल लेता है और ज़्यादा तनाव वो बढ़ाता है, वो ब्रेक नहीं है। लेकिन जो क्वालिटी ब्रेक ज़रूर लीजिए। काम के समय में हर 2 घंटे के बाद में और आपके पर्सनल लाइफ में भी जब एक
काम से हम दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तब। स्पेयर टाइम टू परस्यू योर पैशन इन होम। हर एक को अलग-अलग आदतें रहती है, अलग-अलग हॉबीज़ रहती है, जहाँ हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो उसके लिए टाइम स्पेयर करना ज़रूरी है। लाइफ़ यानी सिर्फ़ काम करना और घर में आकर हाथ में रिमोट लेके टीवी देखना और बीवी-बच्चों की किट-पिट सुनना, ये नहीं है। लाइफ़ यानी एक बैलेंस है, जहाँ आप वर्क भी कर रहे हैं, जहाँ आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी कर रहे हैं, जहाँ आप खुद के लिए भी समय दे रहे हैं, अपनी हॉबीज़, अपने जो पैशन है उसे भी परस्यू कर रहे हैं, ईच एंड एवरीबॉडी। मैं क्या करता हूँ, आई एम नॉट द सिंगर, पर मुझे बाथरूम सिंगिंग बहुत पसंद है। सो देयर आजकल वो ऐप है, वहाँ मैं गाता हूँ एंड आई फील गुड। कोई मुझे सुनता, नहीं सुनता, कोई मुझे कदर नहीं है। मेरा आवाज़ सुर में है, नहीं सुर में है, ताल में है, लय में है, मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि मैं जब गाता हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है और जब मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ मेरी खुद के गाने की, मुझे मज़ा आ रहा है। सो द परस्यू योर पैशन इन होम। देन प्रैक्टिस द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पर कहीं भी मिलेगी, सबको पता होगा। सिंपल, कहीं चेयर पे भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, जहाँ आप कंफर्टेबल है। एक गहरी साँस लेना है नाक से और मुँह से छोड़ना है। डीप एंड स्लो। डीप यानी क्या? साँस नाक से ऐसे लीजिए जिससे आपका पेट पूरी तरह से बाहर आए और साँस ऐसे छोड़िए जहाँ आपका पेट पूरी तरह से अंदर जाए और साँस छोड़ते समय मुँह से छोड़ना है। और स्लो यानी क्या? काउंट डाउन करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है, ये एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइज़ है। इस एक्सरसाइज़ से हमारा मन जो है वो रिलैक्स होता है, हमारा शरीर है वो रिलैक्स होता है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। या फिर लोगों को आप सिंपल प्राणायाम बोल सकते हैं, जो लोग करते हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम, है ना? सिंपल डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में मैं करके दिखाता हूँ। डीप गहरा साँस लिया जिससे मेरा पेट पूरा फूल गया, फिर उस पेट को मैंने पूरा अंदर लेके नाक से छोड़ा। इन दौरान ना मैंने नेक मसल्स, ना मेरे चेस्ट मसल्स किसी को भी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं दिया है। सिंपल सिर्फ डीप ब्रीथ किया है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज़ भी हमारी काम में आती है। रीच आउट, हेल्प लेना चाहिए। बिल्कुल डोंट हेजिटेट टू आस्क। हेल्प लेने के लिए आगे-पीछे मत देखिए। 14416 जो है, हेल्पलाइन है, टेलीमानस हेल्पलाइन है, जैसे मैंने कहा, वहाँ आप फ़ोन कर सकते हैं और प्रोफ़ेशनल वहाँ काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है। मैं वहाँ मुझसे अगर अपने स्टाफ की बात है, मुझसे कनेक्ट डायरेक्ट हो सकते हैं। 14416 ये जो टेलीमानस हेल्पलाइन है, वहाँ कीजिए। इफ यू वांट टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी, यू कैन कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर नेम, और यहाँ भी कॉन्फिडेंशियलिटी 100% मेंटेन किया जाता है। अभी ये हो गया हम खुद के रिएक्शन को मैनेज करना। अभी परिस्थिति को कैसे मैनेज करें? तो परिस्थिति को मैनेज किया जा सकता है, क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से। यूट्यूब पर अगर आप डालते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो ये आपको मिल जाएगा। सिंपल बात होती है कि आपका प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करो। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके अल्टरनेटिव्स जो है, वो अल्टरनेटिव्स को आप देखो कि क्या-क्या रास्ते मेरे पास हैं और उस रास्ते में से बेस्ट रास्ता कौन-सा है, और उस बेस्ट रास्ते में से रास्ते पर फिर आप एक्शन ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना के लिए ऐसा आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। बहुत बार हम एक ही रास्ते पर फोकस करते हैं कि नहीं, मुझे अ, यही ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अल्टरनेटिव पे भी फ़ोकस करो, उसमें से कौन-सा बेस्ट है, उसको चुनो और वो बेस्ट में से उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर दो। बहुत बार हम प्रॉब्लम में फँसे हुए रहते हैं, हम सोच में ही फँसे हुए रहते हैं, एक्शन पे जाते नहीं हैं। तो इस रास्ते से जाएँगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के थ्रू जाएँगे, तो आप ज़रूर रास्ता मिल जाता है और हम उस पे चलने लगते हैं, तो तनाव कम होता है। हम उसमें उलझ नहीं जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है और मेरे खुद के साथ ऐसे होता है कि जब मुझे लगता है कि अभी कोई रास्ता नहीं बचा है, इतनी सारी क्राइसिस सिचुएशन आ गई है, तो अगर मैं हाथ में पेन और कागज़ लेता हूँ और वो लिखते बैठता हूँ कि ये क्राइसिस सिचुएशन में है, इसमें क्या-क्या रास्ते हैं, तो 1, 2, 3, 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखता हूँ। फिर उसमें से
हर एक को उसके प्रॉस कौन से हैं, इसके कॉन्स कौन से हैं, फिर सेकंड अल्टरनेटिव के प्रॉस कौन से हैं, कॉन्स कौन से हैं, इसको मैं एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे एक बेस्ट अल्टरनेटिव मिल जाता है और उसके ऊपर एक्शन करता हूँ, तो वो चुटकियों में निकल जाता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। एक्शन बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब में भी मिलेगा या फिर ये जो मैं आपको कॉपी वैशाली जी आपको भेजेंगी, उसमें भी शॉर्ट में दिया है। देन वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपने आप को सुपरमैन मत समझिए, अपने रियलिस्टिक गोल रखिए। आपको टारगेट दिया है 100 का, लेकिन रियलिस्टिक आपको रियल आपको पता है कि इतने कम समय में समझो ये 100 नहीं होता है, ये जो टारगेट है वो 60, 70 ये होगा। अपने टारगेट रियलिस्टिक टारगेट पहले सेट कीजिए। आपकी खुद की लिमिट भी आपने सेट करना है, कि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग घर में भी आते हैं वो और काम को लेके आते हैं। और मैं भी मेरा अनुभव है 15-20 सालों में, आपके बॉस आपको तभी मैसेज करते हैं ग्रुप पर 5 बजने के बाद में, 6 बजे, 8 बजे, साढ़े 8 बजे और वो 24 घंटा जैसे ऑन ड्यूटी है, ऐसा वो ये करते हैं। इट्स ओके वो उनका होगा उनको उसमें मज़ा भी आता होगा, बट अपनी लिमिट खुद सेट करें। मैंने मेरे स्टाफ के साथ वो लिमिट सेट किया है कि जो काम है वो अपने काम के समय ही करना है, बिना कारण मैसेज उसमें नहीं देना है। ग्रुप में तो मैसेज नहीं देना है, ज़रूरी हो तभी ऐसे ही करना है। बिकॉज़ द बैलेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिस इज़ व्हाट द साइंस सेज। ये मेरी घर की बात नहीं है, मेरी बात पर्सनल बात नहीं है, दिस इज़ व्हाट द साइंस सेज। और वो काम को आप घर में मत लेके आओ। दिन भर काम कर रहे हैं और घर में आने के बाद में भी वो आप लैपटॉप पर बैठे हैं, घर में आने के बाद में भी आपका कुछ शुरू है, ऐसा नहीं। सेट योर लिमिट। अभी-अभी की बात है, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। बजाज फाइनेंस कंपनी आपने सुना होगा, इस कंपनी के शायद शेयर्स आपके पास होंगे। बजाज फाइनेंस कंपनी में एक बड़े हायर पोस्ट पे एक सज्जन थे, उनको टारगेट्स थे, वो टारगेट उन्हें 1 मंथ में अचीव करना था। वो पर्सन अराउंड 13-14 डेज़ नहीं सोया और उसकी विदिन 15 डेज़ डेथ हुई। आप अगर ये सर्च करोगे ये न्यूज़ तो ऐसा होगा। अपनी लिमिट सेट करो कि आप अपने शरीर से कितना आप कर सकते हो, अपने दिमाग से कितना आप कर सकते हो, उस हिसाब से चलो। ऊपर वाला कुछ भी बोले, ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला आपका भगवान नहीं है और आप भी भगवान नहीं हो, आप भी सुपरमैन नहीं हो। अपनी मर्यादाओं को समझो। देन प्रायोरिटी लिस्ट करो कि मुझे क्या करना है। बहुत बार हमें अभी गवर्नमेंट सेटअप में सबको मल्टीटास्किंग करना पड़ रहा है। ये भी करना है, वो करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। हमारा काम का जॉब प्रोफाइल छोड़ के बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो प्रायोरिटी लिस्ट हमने बनानी चाहिए कि उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे कौन से काम पहले करने हैं और उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही काम हमें करने चाहिए। तो ये पहले दिन ये होना चाहिए। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट जो है काम की वो सेट होती है टॉयलेट में। जब टॉयलेट में बैठे हुए होते हैं, तो हाथ में मोबाइल होता है और हाथ में मोबाइल का प्लानर ऐप होता है। वहाँ मुझे दिन भर क्या करना है, वो सेट होता है। वो सेट होने के बाद में उसमें से प्रायोरिटी होती है कि ये मेरी प्रायोरिटी है और उस हिसाब से मैं करता हूँ। वो शेड्यूल भी होना चाहिए कि कब मुझे क्या-क्या करना है। कि जैसे 1 बज गया है, 1:30 बजे तक हार्डली मुझे वहाँ से उठना है। आई हैड टू टेक द लंच, आई हैड टू टेक द मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम। ये सब शेड्यूल भी वहाँ होना चाहिए। आप जब काम कर रहे हैं, तो एट अ स्ट्रेच 1.5 घंटे से 2 घंटे वहाँ बैठिए विदाउट एनी इंटरप्शन। वो चाय वाला या फिर वो जो स्टाफ होता है उनका गुटखा ब्रेक, उनका तंबाकू ब्रेक या फिर मोबाइल में, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। आप ब्रेक लीजिए 1.5 से 2 घंटे के बाद में ज़रूर ब्रेक लीजिए, पर उसके पहले अपने काम को पूरा करेंगे। काम हम ऑनेस्टली करते हैं, पूरा करते हैं अपने काम को, तो हमारा जो वर्कलोड है, वो भी कम होता है। वर्कलोड हमारा ही कम होगा तो बॉस भी कम स्ट्रेस देगा और हमारा खुद का भी स्ट्रेस कम रहेगा। सो हमारे विदाउट इंटरप्शंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, जितना हमारे काम का जो समय है 1.5 घंटा, 2 घंटा एट अ स्ट्रेच, वो हमने करना चाहिए। देन गेन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी क्या कि अलग-अलग लोगों से बात कीजिए और लोगों के साथ उनका नज़रिया जो स्ट्रेस के बारे में है, वो पूछिए।
हमें लगता है कि बॉस हमें ही हैरेस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बॉस का स्वभाव ही ऐसा है ना? तो दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे को उनके साथ बात कीजिए। हो सकता है कि बॉस का बोलने का तरीका ही ऐसा है। हो सकता है कि जो बॉस जो अपने टारगेट्स हैं, वही टारगेट वो बॉस आपको आपका ही काम बता रहा है। कोई ऐसे नया नहीं बता रहा है या फिर जी ये काम जो है, ये आपका जॉब प्रोफाइल ही है। तो दूसरे से पर्सपेक्टिव से भी आपने सोचना चाहिए। आपने देखना चाहिए कि अ, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेंस कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन कितने दिन टिकने वाला है। अगर ये टेंशन ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो फिर उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 आध हफ्ता रहेगा, 2 हफ्ता रहेगा, उसके बाद तो नहीं रहने वाला है, तो क्यों मैं टेंशन लूँ? एक वाइड लेंस यानी बिगर पिक्चर हमने देखनी चाहिए कि ये तो थोड़ा-सा ही पार्ट है मेरे प्रोफेशनल लाइफ़ का, इसके बारे में इतना सोच के क्या फ़ायदा? जब आप बिगर पिक्चर दिखते हैं, तो आपको टेंशन कम होता है। तो थोड़ा-सा अपने नज़रिए को भी बदलना चाहिए परिस्थिति की तरफ देखने का, तो भी आप तनाव को कम कर सकते हैं। रिज़ॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो किसी के साथ अगर जम नहीं रही है, तो इ बात करो, उनके साथ बोलो कि देखो हमारे दोनों के बीच में ये तनाव, तान-तनाव चल रहे हैं, हम इसको बैठ के हम रिज़ॉल्व करते हैं। आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। इवन यू कैन कम्युनिकेट विथ योर बॉस कि आप बोलिए कि सर आप जो मेरा कम्युनिकेशन रहता था, उस बारे में बोलता बोलता हूँ एज़ अ साइकियाट्रिस्ट जो मैंने अडॉप्ट किया था, कि सर बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, यू आर राइट सर, बट सर मुझे ऐसे-ऐसे लगता है कि मैंने मेरे रिसोर्सेज़ में आई हैव डन माय बेस्ट। तो मैंने उनको रिस्पेक्ट भी दिया, असर्टिवली मैंने कम्युनिकेट भी किया, उनकी भी डिग्निटी रखी और मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करके मैंने अपनी डिग्निटी भी रखी और मैंने अपने आप को इंसल्टिंग फील नहीं होने दिया। सर यू आर राइट, योर बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, बट मैंने आई हैव डन माय बेस्ट विदिन माय रिसोर्सेज एंड आई विल ट्राई टू डू बेस्ट। बस काम खत्म, है ना? तो कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो बोल के बातचीत से उसे सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट है। अपने नज़रिए को देखो, शायद जो चीज़ आपको स्ट्रेसफुल लग रही है तो ऐसी चीज़ स्ट्रेसफुल है ही नहीं, वहाँ स्ट्रेस है ही नहीं। तो ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होगी कि अपने स्ट्रेसर को ये करने की। ये इसका आपको पीडीएफ कॉपी मिल ही जाएगी। साथ में इंटरैक्टिव सेशन हर एक फैसिलिटी में करना है। मेडिकल ऑफिसर अपने स्टाफ को बुलाएगा और उनके साथ बात करेगा। इंटरैक्टिव सेशन का एक वर्ड कॉपी भी बनाई गई है। वहाँ आपको क्लियर गाइडलाइन सिंपल गाइडलाइंस है कि कैसे आपको इंटरैक्टिव सेशन करना है।